Myself Sandeep Kumar. Today I am going to teach you class 12 chapter 1 part 4. जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा कि एका कोष्ठी क्या होती है, रेडियस कैसे निकाला जाता है, उसका संकलन क्षमता कैसे डिसाइड किया जाता है, ठीक है, वो सारी बातें करी। और आपको हमने दो न्यूमेरिकल्स एज होमवर्क दिए थे, ठीक है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये था कि आपका ये एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है 1.21, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि सोना फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है, इसकी एकक कोष्ठिका कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है डियर, ठीक है ना। देखो करना क्या है इसमें, ठीक है, पहले आप स्ट्रक्चर बना लो ऐसा कुछ, ठीक है ना, क्योंकि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका दे रखा है, ठीक है ना। तो आपके सिलेबस में कौन सी फलक केंद्रित है, क्यूबिक है, तो आप क्यूबिक बना लो, आप क्या करो क्यूबिक बना लो, ठीक है। ये मैंने बताया था फलक केंद्रित में क्या होता है, 8 कोनों पर एक एक एटम होते हैं और हर फलक के केंद्र पर एक एक एटम होते हैं। तो हम रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम ये वाला फलक हमने ले लिया, आगे वाला, इसका सेंटर ये हो गया, ठीक है, इसका सेंटर ये हो गया। एक एटम आप सेंटर, एक एटम सेंटर बनाओ, एक इस कोने पे बनाओ और एक इस कोने पे, ये कुछ कर जाएगा फलक केंद्रित का एक साइड हो जाएगा, ठीक है ना। एक 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 बेसिक आइडिया बन जाएगा, ठीक है, कि कैसा होने वाला है, ठीक है। ये कितना होता है, ये आर होता है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, आर 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 आर, ठीक है ना। तो 4r कितना, 4r इक्वल टू कितना होगा, ये लेंथ कितनी होती है, ये a है, ये a है, ये कितना हो जाएगा a√2, पाइथागोरस का प्रमेय लगाओगे, ठीक है ना, कितना आ जाएगा a√2, ठीक है ना। 4r इक्वल टू a√2, ठीक है डियर। दे क्या रखा उसने, r की वैल्यू दे रखी है, r की वैल्यू कितनी दे रखी है, r इक्वल टू दे रखा है 0.144 नैनोमीटर, ओके। वो पूछ क्या रहा है, एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई, यानी a की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, a की वैल्यू है ना, कोर की लंबाई हमने a मान लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ से रिलेशन क्या निकाला, 4r इक्वल टू a√2, ओके। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर, 4r/√2, ठीक है। अब क्या करो, a इक्वल टू सकते हो 2r/√2, 2 और √2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2√2 इंटू r, ओके डियर। सो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√2 और r की वैल्यू कितनी है डियर 0.144 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू, ठीक है, मैं डायरेक्ट जो लिख देता हूँ, ये वैल्यू आएगी आपकी 0.407 नैनोमीटर। बस समझ में आया, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस डायग्राम को याद रखो या ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है ना, ओके। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था दोनों, ठीक है ना, बस थोड़ा सा चेंज था। इसमें चेंज क्या देखो, इसने डायरेक्ट फलक केंद्रित नहीं बोला, एल्युमिनियम एक घनीय निविड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, इसका धात्विक अर्धव्यास 125 पिकोमीटर, 125 पिकोमीटर, 125 पिकोमीटर है, ठीक है। एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, और इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितनी एकक कोष्ठिकाएं होंगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे उसने बोल दिया डियर घनीय निविड़ संकुलित, ठीक है ना। इसका मतलब होता है डियर क्यूबिक, ठीक है ना, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। अभी मैंने इसको पढ़ाया नहीं है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है, इसको अगली क्लास में बताऊंगा क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग क्या होता है। लेकिन कहीं पे भी घनीय निविड़ संकुलित लिखा हुआ डियर, तो उसका मतलब होता है क्या, एफसीसी, ठीक है। क्या मतलब होता है, एफसीसी, याद रखना, कहीं पे भी लिखा हुआ है घनीय निविड़ संकुलित, ठीक है ना। इसके बारे में आगे डिटेल में पूरा बताऊंगा क्या होता है एक्चुअली, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, एफसीसी। जैसा वहां पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करा, सेम क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अर्धव्यास दे रखे हैं, यानी अर्धव्यास मतलब व्यास आधा, यानी d/2 कितना है, d/2, r इक्वल टू d/2 होता है, r इक्वल टू क्या होता है d/2, ठीक है ना, यही होता है। उसने ऑलरेडी बोल रखा है कि अर्धव्यास है, यानी r का वैल्यू दे रखा है, r का वैल्यू कितना दे रखा है 125 पिकोमीटर, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन निकालोगे, सेम फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि वो भी क्या हो गया एफसीसी हो गया, ये भी क्या है एफसीसी है, ठीक है ना। तो यहाँ से r इक्वल टू एक वैल्यू कितनी लेगी 2√2 इंटू r, ठीक है ना, 2√2 इंटू r करो 125 पिको
मीटर। ठीक है, इसका राइट रिजल्ट लिखता हूँ मैं। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ रहा है आपका, हाँ 1253 इंटू 55 पिकोमीटर। एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। अगर आपको कोई डाउट हो इसको मल्टीप्लाई करना, इजी मल्टीप्लाई कर ही लोगे, है ना, बहुत इजी है। 135.55 हो सकता है ये नियर अबाउट ऐसा भी दे रखा हो 154 पिकोमीटर, नो प्रॉब्लम, वॉट एवर यू वांट टू यू कैन टेक दैट। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये तो जी हो गया ना, सेम इसके जैसा हो गया। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है डियर कि अब क्या हुआ, बोल रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम ले लिया। कितना ले लिया? 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम ले लिया। ठीक है, तो उसमें कितनी एकक कोष्ठिकाएं होंगी, इसका मतलब समझो। वो बोल रहा है डियर कि ऐसा हमने एक एल्यूमिनियम ले लिया। ठीक है, ठीक है, क्या ले लिया? एल्यूमिनियम ले लिया, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, और उसमें ये मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम हो गया। तो वो क्या रहा है, मान लो एक तुम्हारा एक एकक कोष्ठिका ऐसी दिखा रही है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी आएंगी, है ना, उसको कैलकुलेट करना है। मैं बोलूं डियर तुम्हारे पास 100 रुपए है। ठीक है, कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 100 रुपए। और एक पेन का मूल्य तुम्हारे पास कितना है? 4 रुपए। तो 100 रुपए में कितने पेन मिलेंगे? 100/4 मिलेंगे। बात समझ में आया? तो वैसे सेम हम एक नियम लगाते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एक नियम लगेगा यहाँ पे डियर कि भैया हमारे पास टोटल आयतन कितना है, टोटल आयतन कितना है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और हमारे पास जो एक एकक कोष्ठिका है उसका आयतन कितना हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। इससे क्या निकल आएगा? नंबर ऑफ एकक कोष्ठिका, कि कुल कितनी एकक कोष्ठिका 1 सेंटीमीटर क्यूब में होंगी। बात समझ में? तो इसको क्या करोगे? 1.03 सेंटीमीटर क्यूब अपान में एक वैल्यू कितनी है? 354 पिकोमीटर क्यूब। ये एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे ये चीज सेंटीमीटर में है, यहाँ एक चीज पिकोमीटर में। ठीक है, मैं सारा कुछ बता देता हूँ आपको। ठीक है ना, इसको सारा कुछ तुम एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है ना, एक फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे? 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10⁻² मीटर। ठीक है ना, इसको मीटर में करते हैं कन्वर्ट, है ना, और 354 का क्यूब हो जाएगा बाहर। पिकोमीटर को देखो, पिकोमीटर में क्या होता है? 10⁻12 मीटर। ठीक है ना, इसको सब एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कितना? 10⁻² मीटर क्यूब। ठीक है, और 10⁻12 मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 10⁻6 अपान में 354 का क्यूब गुणित ये कितना हो जाएगा? 10⁻36 बात ये 36, ये ऊपर जाएगा। ठीक है ना, इसको ऊपर ले आओ, कितना हो जाएगा? 10⁻6 अपान में 354 गुणित 10⁻, कितना हो जाएगा? 10⁻36। ठीक है, इसको लिए सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है मैं लिख रहा हूँ 2.26 इंटू 10⁻23। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेना। हमारे पास टाइम नहीं है कि सारा सॉल्व करके दिखाऊं, बट आपको मैंने एक चीज सिखा दी। ठीक है ना, कि इसको सेंटीमीटर और पिकोमीटर को दोनों को मीटर क्यूब में बदल लो। ठीक है ना, उससे तुम्हें आसानी हो जाएगा कि ये मीटर क्यूब आसानी से कट जाएगा और सारी 10 की पावर्स में आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में डियर 2.26 इंटू 10⁻23 क्या आगे? एकक कोष्ठिका आ गई। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर लोगे उसमें इतनी छोटी इतनी सारी एकक कोष्ठिकाएं आ जाएंगी। बात समझ में? ठीक है, बहुत ही आसान था। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे डियर कि किसी भी एकक कोष्ठिका का घनत्व कैसे निकालना है। क्या डियर? किसी भी एकक कोष्ठिका का घनत्व कैसे निकालना है। ठीक है ना, आपको घनत्व का एक बेसिक सा फार्मूला याद होता है। क्या चीज? बहुत ही बेसिक सा फार्मूला याद होता है। क्या होता है कि भैया घनत्व निकालना है तो आपको द्रव्यमान और आयतन पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? द्रव्यमान और आयतन पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं बोलूं, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको निकालना क्या है? एकक कोष्ठिका का घनत्व निकालना है। ठीक है ना, अगर हमें एकक कोष्ठिका का घनत्व निकालना है डियर तो क्या निकालना होगा? एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, है ना, का द्रव्यमान अपान में डियर क्या निकालोगे?
एकक कोष्टिका का आयतन, ठीक है। बस हो गई। अच्छा डियर, अब बताओ ये जो एससीसी स्ट्रक्चर थी उसमें एकक कोष्टिका में कितने एटम थे? एक एटम था। उसके अंदर कितने एटम आ रहा था, ठीक है ना। कैलकुलेट करने के बाद कितने एटम आ रहा था? एक एटम आ रहा था। बीसीसी वाले केस में कितना था डियर? 2, ठीक है। एफसीसी वाले केस में कितना था डियर? 4, ठीक है ना। और ईसीसी वाले केस में कितना था, ठीक है ना। ईसीसी मान लो कि इसमें नहीं है, ठीक है ना। इसी अभी हम क्यूबिक के लिए बात कर रहे थे, क्यूबिक के लिए 1 2 4, ठीक है ना। तो डियर मैं बोलूं एकक कोष्टिका का द्रव्यमान तुम्हें निकालना है। क्या निकालना है? एकक कोष्टिका का द्रव्यमान। तो अगर मैं बोल दूं कि उस एकक कोष्टिका में पर यूनिट सेल में जितने परमाणु होंगे, मान लो n परमाणु हैं गुणते उस परमाणु का द्रव्यमान। कोई डाउट भैया? अगर एक परमाणु होगा, अगर एकक कोष्टिका के अंदर डियर, एकक कोष्टिका के अंदर एक ही परमाणु है, ठीक है ना, तो उसका द्रव्यमान भी एक ही होगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर एससीसी है तो एक परमाणु और उसका परमाणु का द्रव्यमान मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डियर 2 होगा, अगर 2 परमाणु है तो परमाणु का द्रव्यमान से मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। अगर उसके अंदर 4 परमाणु है तो 4 गुणित परमाणु का द्रव्यमान कर देंगे, तभी तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान निकलेगा। बात समझ में आई कि नहीं? ये बहुत ही इजी है डियर, ठीक है ना। और मैंने एकक कोष्टिका का आपको बता रखा है। क्या बता रखा है? आयतन क्या होता है? एक ही होता है। इजी, वेरी इजी, ठीक है ना। ठीक है। और उसका ये आपकी बुक में डियर ये जो n लिख रहा हूं मैं, हो सकता है जेड भी दे रखा हो। क्या दे रखा हूं? जेड। तो कंफ्यूज मत होना, जेड का मतलब और n का मतलब मैं लिख दे रहा हूं n या जेड, ठीक है ना। n या जेड क्या है? एक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना, या लैटिस पर यूनिट सेल, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना कि एक यूनिट सेल में कितने लैटिस या कितने अणु या कितने परमाणु आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां उसके हिसाब से मैं रख दिया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अणु होगा तो अणु का द्रव्यमान कर देना, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो देखो n या z, ठीक है ना, गुणते परमाणु का द्रव्यमान अपान में 1 किलो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं डियर कि ये जो z है गुणते एक परमाणु का द्रव्यमान क्या बोल दो? अगर मैं बोल दूं m, बट AMU में, इसमें AMU, ठीक है। अब बोलो ठीक है AMU क्या है, ठीक है ना। ये परमाणु का द्रव्यमान अगर आप एक्चुअल में निकाल रहे हो तो किसमें आएगा? AMU में, ठीक है ना। मैं बोल दूं कि सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है, आप बोल दो 23, ठीक है ना। लेकिन अगर ये क्या हो जाएगा डियर? रिलेटिव हो जाएगा, आप एचसी होता है, ठीक है ना। अगर एक्चुअल बोलेगा तो क्या लगा दोगे? AMU। बस समझ में आई? बस समझ में आई? ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा? जेड गुणते अगर m क्या हो गया? उसका परमाणु का द्रव्यमान था। अगर इसका मोलर द्रव्यमान डियर m है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कुछ। इसको समझा रहा हूं मैं कि हुआ क्या ये कि m अपान में Na कहां से आ गया डियर? m क्या हुआ? मोलर द्रव्यमान। क्या हुआ? मोलर द्रव्यमान, ठीक है। और जो Na है क्या है? अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो संख्या, ठीक है ना। m क्या होता है डियर? ये आपका आता है ग्राम में, है ना, ग्राम में। देखो हमें डियर एक मोल परमाणु या अणु का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान के बराबर या कैपिटल M के बराबर होता है। और जैसा कि हमें पता है एक मोल में Na परमाणु या अणु होते हैं, तो एक परमाणु या अणु का द्रव्यमान निकालने के लिए हमें M/Na करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्मॉल m इक्वल टू कितना हो जाएगा? M/Na, ठीक है, जहाँ पे Na अवगाद्रो संख्या है। तो समझने के लिए क्वेश्चन देखते हैं और क्या चीज़ है। एक आपका एग्जांपल लिखता हूँ मैं, एग्जांपल लेता हूँ क्वेश्चन का। एग्जांपल नंबर है 1.5, ठीक है ना, आपके बुक का क्वेश्चन है। उसमें दे रखा है कि सिल्वर सीपीपी ज्यादा बनाता है। एक सिक्योर विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एक कोशिका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है या 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए, ठीक है ना भैया। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ सीपीपी ज्यादा, आपने भी ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, ठीक है ना। मैं अभी बता देता हूँ सीपीपी ज्यादा का मतलब फिर से क्या आइडिया? FCC। इसको आगे बताऊंगा मैं है क्या एक्चुअली। सीपीपी का मतलब क्या होता है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ओके, ठीक है। तो फॉर्मूला ज्ञान क्या? D इक्वल टू क्या होता है डियर? Z इंटू M अपान में
ए क्यूब इंटू एन ए, ठीक है ना, ए क्यूब इंटू क्या हो जाएगा एन ए हो जाएगा। बात समझ में। तो जेड की वैल्यू दी है एफसीसी में जेड की वैल्यू कितनी होती है 4, 4 परमाणु पर यूनिट सेल में होते हैं। कितने परमाणु 4 परमाणु। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी रखोगे डी 4, ठीक है ना। एम क्या है मोलर द्रव्यमान है, क्या है मोलर द्रव्यमान है। अच्छा डी यहाँ पे अच्छा ओके इसमें दे रखा है वो सॉरी परमाणुक द्रव्यमान बुक में दे रखा है आपका जो सीरोल का क्या है परमाणविक द्रव्यमान है डियर, वो दे रखा है कितना दे रखा है 107.9 यू या एम। यू मतलब यूनिफाइड होता है, एम का सेम मतलब यू से, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला डियर कि इसका मोलर द्रव्यमान कैसे निकालोगे। ये कितना दे रखा है 107.9 यू। मैंने यहाँ पे समझाया था भैया अगर 107.9 ये केवल लिखा है तो ये क्या हो जाएगा रिलेटिव, क्या हो जाएगा आपेक्षिक, क्या हो जाएगा आपेक्षिक परमाणु का या परमाणु द्रव्यमान। ओके डियर आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। अगर इसी के साथ 10.79 यू लिख दिया तो क्या हो जाएगा ये परमाणु द्रव्यमान, इसका मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है ना। और इसी के साथ ये मैंने लिख दिया 10.79 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा मोलर द्रव्यमान, क्या हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान कितना रखा है 10.79 यू। तो यहाँ पे क्या रखोगे 107.9 ग्राम। बात समझ में, ठीक है। ए क्यूब कितना दे रखा है एक कोशिका के कोर की लंबाई दे रखा है ऑलरेडी, लिखोगे 408.6 पिकोमीटर। इस बात का ध्यान रखा पहले आप पिकोमीटर तो इसमें बदलोगे सेंटीमीटर क्यूब में, किसमें बदलोगे सेंटीमीटर क्यूब में 408.6 पिकोमीटर क्यूब। और एन ए की वैल्यू तो आप जानते ही हो 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। एन ए क्या हो गया अवोगाद्रो नंबर। तो यहाँ पे जब पिकोमीटर रखोगे तो एक पिकोमीटर इक्वल टू डियर होता है 10⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस वैल्यू को यहाँ पे रखोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है डियर मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ आपका 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बोलो बात समझ में इजी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपके बुक में और है 1.4 में, ठीक है, उसको भी मैं समझा देता हूँ। उसमें भी डियर तांबे के बारे में बोला है कि जो तांबा है उसका भी स्ट्रक्चर कैसा है एफसीसी है। और जो ए की वैल्यू दे रखी है उसमें 3.608 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें सेंटीमीटर लिखा नहीं हुआ है लेकिन जो सॉल्व किया उसमें सेंटीमीटर तो हमने क्या कर दिया सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है ना। और वहां पे डी की वैल्यू दे रखी है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वहां पे उसने क्या पूछा है ये परमाणु द्रव्यमान बताओ, क्या बताना है हमें परमाणु द्रव्यमान। अगर हमें परमाणु द्रव्यमान बताना है इसका मतलब उसके साथ एमयू आएगा या यू आएगा। बात समझ गई। तो फार्मूला क्या जानते हो आप यार, फार्मूला क्या जानते हो आप कि यह डी इक्वल टू होता है जेड इंटू मोलर मास अपान में ए क्यूब इंटू एन ए। बोलो बात सुन भाई। तो डी दे रखा है डियर, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 क्योंकि क्या है एफसीसी है। एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। छुट्टू यहाँ पे ए की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू रखी है, यहाँ से एम निकल आएगा, यहाँ से एम क्या निकलेगा डी गुणित ए क्यूब इंटू एन ए अपान में जेड, ठीक है ना। यहाँ से क्या निकाल देना तुम, यहाँ से क्या निकाल देना एम, यहाँ से जो एम निकल के आ रहा है डियर वो आ रहा है 63.1 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। ये क्या निकल गया मोलर। हमें क्या करना है परमाणु द्रव्यमान, मैंने जिस तरीके से दिया वहां बताया मैंने, आपको कुछ नहीं करना है। जब मोलर द्रव्यमान निकल आया तो आप परमाणु द्रव्यमान कितना लिख दोगे 63.1 ग्राम। तो इस यूनिट बटा के सिंपल लिखना 63.1 AMU। बस सुनो ठीक है ना। क्वेश्चन करना, सारे क्वेश्चन लगा डालना इस पे, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा सारा कुछ, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश करी आपको, ठीक। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना, जिससे हमें पता चले कि किस नंबर आप स्टूडेंट कितना इस वीडियो को पूरा देख रहे हो, ठीक है ना। ओके, और किसी के साथ शेयर कर सकते हो इसको, ठीक है, जो आपके सहपाठी हो, ठीक।
और इसके बाद 2 लेक्चर और लूंगा मैं, एक लिमिट संकुलन का और एक आपके ठोस के प्रॉपर्टीज का, उसमें सारा कुछ बता दूंगा। उससे पहले आप एक बार पूरा रिवाइज करो, एक बार पूरी बुक पढ़ो, ठीक है, सारे क्वेश्चंस करो। आशा करता हूँ इस चैप्टर या ये सीआरटी पढ़ने के बाद किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन रुकते नहीं है, ठीक है ना, चाहे जेईई मेंस का हो, चाहे जेईई एडवांस का हो, चाहे नीट का हो, मेडिकल का हो, ठीक है ना। ओके, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर नाउ, ओके बाय।